नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की। और यह अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख कहाँ है, क्या उसके उद्देश्य थे, क्या प्रभाव थे, क्या प्रक्रिया थी। इन सब पर आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और साथ में बात करेंगे उसकी भू राजस्व व्यवस्था की। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्थिक सुधारों के तहत भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए और बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत सुधार किए। और इन दोनों का उल्लेख उस समय के मौजूद विद्वान अमीर खुसरो और बर्नी के द्वारा लिखे गए लेखों में हमें नजर आते हैं। अमीर खुसरो की किताब है खजाइन उल फुतूह में और साथ में बर्नी की तारीख फिरोजशाही में ये बात हमें देखने को मिलती है कि उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली और राजस्व व्यवस्था में जो आर्थिक स्तर पर सुधार कार्य किए, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो उनका सबसे पहले हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की जानकारी हमें किससे मिलती है? अमीर खुसरो और बर्नी द्वारा लिखे गए लेखों से। इसके पश्चात सबसे पहले हम भू सुधारों पर बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार किया। तो सबसे पहले उसके सुधार के उद्देश्य देखेंगे कि वो क्या चाहता था, उसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार क्यों किए। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब राज सिंहासन पर आसीन हुआ तो उसने अपने बाकायदा चाचा, जो उसके जलालुद्दीन खिलजी चाचा थे, उनकी हत्या कर दी। अर्थात अपने सगे संबंधी की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त करता है। और वह जब राज सिंहासन प्राप्त करता है तो एक महत्वाकांक्षी शासक के रूप में जब राज सिंहासन पर बैठता है तो कहता है कि मुझे सिकंदर सानी की उपाधि लेते हुए कहता है कि मैं पूरे विश्व का विजेता बनना चाहता हूँ। क्योंकि विश्व का विजेता बनना है, उसका सपना है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा क्यों? क्योंकि उसको ये पूरा सपना पूरा करना है तो एक बड़ी सेना चाहिए। बिना बड़ी सेना के वो कैसे विश्व विजेता बनेगा, भारत का विजेता बनेगा, कैसे सिकंदर सानी का सपना पूरा करेगा? इसलिए उसे क्या चाहिए? एक बड़ी सेना। और बड़ी सेना के लिए पैसा, और पैसे के लिए उसे कहीं ना कहीं अपनी जो टैक्सेशन प्रणाली है, टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें सुधार करना पड़ेगा। और इसी क्रम में वह टैक्सेशन व्यवस्था में सुधार करता है। अर्थात उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजकीय आय में वृद्धि करना। दूसरा उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्यस्थों का उन्मूलन करना। जो मध्यस्थ थे, जो टैक्स वसूल करते थे, जिनके पास धन थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, जो बिचौलियों की भूमिका निभाते थे। अर्थात वो क्या करते थे? मध्यस्थ की बात करें कि ये राजा है और यहाँ मध्यस्थ है, बिचौलिया है और यहाँ किसान है। तो यहाँ से यह मध्यस्थ इन किसानों से पैसा लेता था और कहाँ तक बेचता था? राजा तक बेचता था। किसके पास? राजा तक और किसान के पास। तो दोनों के बीच की कड़ी कौन थी? दोनों के बीच की जो कड़ी थी उसी को मध्यस्थ कहते हैं। तो इसके पास ये क्या करता था? कितनी आय हो रही है, कितना लेखा जोखा है, कितना पैसा आया है, कितना वसूला इसका, ये हिसाब किताब सही से नहीं देता था राजा को, अलाउद्दीन खिलजी को। ऊपर से धन को संकेंद्रण करता था, अपने पास रखता था और कल को ये विद्रोह भी करता था। क्योंकि आर्थिक शक्ति इसके पास थी तो ये राजा के खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान के खिलाफ विद्रोह को भी उकसाने में पूर्ण तो हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे लोगों का पहले ही उन्मूलन कर दो जो मेरे खिलाफ धन का संकेंद्रण करके विद्रोह को उकसाएं। दूसरी बात, धन का संकेंद्रण रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी प्रकार से कहीं पर भी इतना धन ना हो जाए कि कोई धन के बल पर मेरी सत्ता को हत्या ले। क्योंकि इसने भी अपने जलालुद्दीन को मारकर लोगों का मुंह धन देकर चुप करा दिया था। ये बात जानता था कि कल को मेरी भी सत्ता को कोई भी धन के बल पर क्या कर सकता है? चुनौती दे सकता है। इसलिए किसी प्रकार का धन का संकेंद्रण ना हो, मध्यस्थों का उन्मूलन हो और साथ में राज्य की आय में इससे क्या होगी? वृद्धि। क्योंकि ये आदमी हट जाएगा तो सीधा टैक्स किससे वसूल किया जाएगा? किसानों से। और किसान सीधा टैक्स किसको देंगे? राजा को। इसके बीच में जो मध्यस्थ थे, जो टैक्स खाते थे, वो खत्म हो जाएंगे तो राजा को टैक्स भी सही मिलेगा और किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसानों को भी शोषण से मुक्ति मिलेगी बच्चों। क्योंकि मध्यस्थ उनसे मनचाहा लगान वसूल करता था और अब मनचाहा लगान भी वसूल नहीं करेगा। और ऊपर से अब राजा का टैक्स में वृद्धि भी करेगा ना, तो भी किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसान खुश है। क्यों? क्योंकि पहले वह इस शोषणकारी मध्यस्थ से परेशान था और राजा अगर 50% भी उससे टैक्स वसूल कर रहा है तब भी किसान मना नहीं करेगा कि भाई अब ठीक है व्यवस्था, मध्यस्थ से तो बढ़िया है। प्रक्रिया सरकार सबसे पहले क्या किया इसने? जितने भी अनुदान में भूमि दी गई थी, मिल्क में दी गई थी भूमि, उन सब भूमि को छिना लिया इसने। क्या प्रक्रिया अपनाई राजस्व में? ये पहले सरकारी भूमि तो अपने पास, बोलो अब भूमि नहीं है तो कहाँ से टैक्स वसूल होगा? पहले इसने खालसा भूमि, जिसे सरकारी भूमि कहते हैं, खालसा भूमि में इसने सबसे ज्यादा क्या की? वृद्धि की इसके शासनकाल में। तो पहले सरकारी भूमि डेवलप की। इसके पश्चात इसने भूमि की पैमाइश कराई। क्या कराई? भूमि की पैमाइश। पैमाइश की पद्धति को क्या कहते हैं? अब भाई इसके पास भूमि आ गई तो कैसे डिसाइड करेगी कितना टैक्स वसूल करना है? तो भूमि का इसने सर्वेक्षण कराया, पैमाइश कराई और पैमाइश की पद्धति को मसाहत कहते हैं और इकाई को क्या कहते हैं? बिस्वा। बिस्वा में इसने भूमि की पैमाइश कराई मसाहत पद्धति के द्वारा। जब पैमाइश, पहले तो सरकारी भूमि डेवलप की, फिर उसकी पैमाइश कराई कि मेरे पास कितनी सरकारी भूमि है। दूसरी बात फिर लगान,
50% से लगभग और 50% से ऊपर इसने लगान की राशि को निश्चित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के लगान थे। इसने घरी कर, है ना, चरी कर भी लगवाए थे, है ना, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा राजस्व की राशि को वसूल करके क्या कर सके, अपनी राज्य आय में वृद्धि कर सके। और किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसान पहले भी मध्यस्थ को इससे ज्यादा लगान दे भी रहे थे, है ना, और उनका शोषण भी हो रहा था, तो उन्होंने दिया भी इसको 50%। मध्यस्थों का इसने उन्मूलन किया। इस प्रक्रिया में क्या किया, जितने भी बिचौलिए थे, जितने भी मध्यस्थ थे, जिसमें मुकद्दम है, खूत है, चौधरी है, जो लगान वसूल करके, कौन थे, मुकद्दम, चौधरी और खूत, याद रखना, है ना, इनके नाम हुआ करते थे, मुकद्दम, चौधरी, है ना, चौधरी बनकर घूमते थे, मुकद्दम, खूत, है ना। ये क्या करते थे, ये राजा को, एक खूत, चौधरी वगैरह यहाँ से राजा को किसान से वसूल करके प्रदान करते थे लगान, तो इसको खत्म कर दिया उसने, ठीक है। तो ये अगली प्रक्रिया अपनाई कि मध्यस्थों को खत्म कर दो। और अगला एक विभाग भी बनाया, दीवाने मुस्तखराज, एक विभाग बनाया कि भैया किसी प्रकार का कोई लगान अगर बकाया बच गया है, तो वो बकाया लगान को वसूल करने के लिए एक विभाग बना दिया कि भाई इस गांव से या इस क्षेत्र से किसानों ने लगान नहीं दिया, तो ये विभाग क्या करता था, जो बकाया लगान की राशि थी, बकाया जो टैक्स की राशि हुआ करती थी, उसको वसूल करने के लिए जाता था। प्रक्रिया देखी, इससे क्या हुआ होगा, क्या प्रभाव पड़ा बच्चे, तो भू राजस्व में वृद्धि हुई होगी, और इस पैसे से ही उसने क्या किया होगा, एक अच्छी सेना रखी होगी, और इसी सेना के दम पर उसने भारत के, चाहे हम उत्तर भारत की बात करें, चाहे दक्षिण भारत की बात करें, चाहे मंगोल आक्रमणों के प्रतिकार की, प्रतिरोध की बात करें, ये सब उसने किया बच्चों, है ना। जब मैं अलाउद्दीन खिलजी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तो उसकी जो नीति है, गुजरात को जीतना, रणथंभौर को जीतना, चित्तौड़गढ़ को अभियान करना, है ना, बंगाल का अभियान करना, तो दक्षिण भारत के समस्त राज्यों का अभियान करना, और वहां से टैक्सेशन को वसूल करना, तो इससे एक बड़ी सेना बनाई, और उसने भारत के विभिन्न भागों का अभियान किया, और मंगोलों के आक्रमण को भी उसने भारत में रोका। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण उसी के काल में हुए थे, है ना। एक बार तो सीरी का किला घेर लिया था मंगोलों ने, और गाजी मलिक की सहायता से उसने अपने आप को बचाया भी इस किले में, और गाजी मलिक ने मंगोलों को खदेड़ा भी। मध्यस्थ शक्ति, जो मध्यस्थ शक्तियां थी, वो कमजोर पड़ गई। खुद मुकद्दम चौधरी आर्थिक स्थिति इनकी क्या हो गई, कमजोर, क्योंकि अब टैक्सेशन सीधा वसूल करके किसके पास जा रहा है, राजा के पास जा रहा है। तो अब विद्रोह की जो बारंबारता रहती थी, किसी क्षेत्र में विद्रोह हो जाते थे, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, कभी मालवा में, तो ये विद्रोहों की जो बारंबारता थी, उसमें भी क्या आई, कमी आई, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति मध्यस्थों की क्या हो गई, कमजोर। किसान शोषण में भी कमी आई, क्योंकि मध्यस्थ किसानों का शोषण करते थे। ऊपर से विभाग, जो राजस्व विभाग था, वो विश्व को उसको सीधा कौन देख रहा है, राजस्व विभाग को, देख बोलिए, सीधा एक नया विभाग बना दिया मुस्कुराहट, तो राजस्व विभाग में भी क्या हो रहा है, उन्नति आ रही, भ्रष्टाचार कम हो रहा है। तो भाई साहब कितनी अच्छी एक उसने राजस्व स्तर पर प्रणाली डेवलप की, जिसके माध्यम से उसने क्या किया, राजस्व की आय में वृद्धि करके एक सफल सेना का निर्माण किया, एक स्थायी सेना का निर्माण किया। और याद रखो बच्चों, जब उसने सेना का निर्माण कर लिया, तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि उसने सेना में भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रथा चलाई, दाग और हुलिया, मतलब कि दाग मतलब कोड़ों पर निशान लगाया जाता था, क्योंकि क्या हुआ होता था कि कई बार भाई साहब जहां वो गया, कहीं छावनी है, वहां से घोड़े अस्तबल में खड़े हुए, और वो चेक करने गया कि 50 घोड़े हैं, अब वो जा रहा है दूसरे अस्तबल में घोड़े चेक करने, पता चला कि जो अस्तबल में घोड़े थे वो चुपचाप से पीछे के दरवाजे से कहाँ पहुंचा दिए, दूसरी छावनी में पहुंचा दिए, और उसने वहां पर भी वही घोड़ों की डबल गिनती हो गई। तो उससे क्या हो रहा है, एक ही सैनिक को डबल डबल पैसा मिल रहा है, और इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है सेना में। तो उसने दाग लगवा दिए कि इस छावनी के ये घोड़े हैं, इनका चिन्ह ये, ताकि किसी प्रकार से घोड़ सवार जो सेनाएं या घोड़ों को लेकर किसी प्रकार का, और हुलिया मतलब जो सैनिक है उनका हुलिया लिखा जा रहा है, आज भी सैनिकों का हुलिया, हमारा हुलिया लिखा जाता है, तो बताइए उसके चेहरे पर किसी प्रकार का तिल कहाँ है, निशान कहाँ है, कितनी हाइट है, कैसा रंग है, ताकि सैनिक सैनिकों को भी देखकर वो क्या पहचान सकता है कि भाई इतने इसमें सैनिक है, सैनिकों का सैनिक संख्या को लेकर भ्रष्टाचार न हो। तो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। और साथ में बच्चों, उसने ऐसा ही नहीं, गुप्तचर विभाग भी डेवलप किया, कि बरीद और मुनैयान जैसे गुप्तचर डेवलप किए कि भाई समय समय पर आप क्या करो, मुझे किसी प्रकार का राजस्व व्यवस्था में या बाजार नियंत्रण प्रणाली में कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाया पाए, तो भेष बदल कर तुम देखते रहना, मुझे तुरंत सूचना देना, और सूचना देकर फिर मैं बताता हूँ। कानून व्यवस्था बड़ी कड़ी थी बच्चों, कानून व्यवस्था उसकी बहुत कड़ी थी। कैसी कानून व्यवस्था थी कि भाई साहब कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता था तो उसका शरीर से मांस निकलवा लेता था। और याद रखें बच्चों, कानून ऐसा ही होना चाहिए। कानून कैसा हो गया, लोगों की किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करने से पहले या अपराध करने से पहले उनकी रूह कांप जाए बच्चों, क्या कांप जाए बच्चों, रूह कांप जाए। सबसे बड़ी बात होती है कि कानून व्यवस्था आज भी हमारे देश में, बोलिए, आज भी हम देखते हैं लोग सिग्नल, जो रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल बनाए गए हैं, वो यातायात का
प्रबंधन करने के लिए बनाया गया एक कानून व्यवस्था है कि आप सिग्नल नहीं तोड़ सकते, पर लोग आज भी सिग्नल तोड़ रहे हैं। मतलब लोगों को कानून का डर ही नहीं है। और वहीं बिल्ली रास्ता काट जाए, भाई साहब बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। देखिए प्रथाएं हमारी जो चली आ रही हैं, जो कुप्रथाएं एक तरीके से कि बिल्ली रास्ता काट जाए तुम उसका रास्ता नहीं काट सकते, उसको तो तुम मान रहे हो, परंतु जो कानून व्यवस्था है, जो उसमें दंड और अपराध सब निहित है, इसके बाद भी तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो समझना चाहिए कि हमें कानून थोड़े कैसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए ताकि लोगों को, अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में जो कानून थे वो कैसे थे, लोगों के मन में डर पैदा हो जाए कि भाई अपराध नहीं करना, रूह कांप जाए कि भाई देखिए अपराधी के साथ क्या होता है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता था, जितना उसने कम तोला उतना मांस कटवा देता था शरीर से, सोचो आप। और उसने गुप्तचर व्यवस्था बड़ी मजबूत कर रखी थी। लोग डरते थे बाजार में कि भाई साहब वो अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर तो नहीं, क्या पता अलाउद्दीन खिलजी तो बेच बदल के नहीं आ गया, भैया हम तो कम नहीं तोलेंगे, हम तो मिलावट भी नहीं करेंगे, हम तो भैया मुद्रा विनिमय भी सही से करेंगे, हम तो उद्योग में कोई वस्तु भी सही से बनाएंगे। सोचिए आप। तो याद रखना कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत होना चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के मन में इस कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान हो और डर भी हो, है ना। और आज हम देखते हैं कि कानून होने के बाद भी लोग उसका डेली उल्लंघन करते हैं और कानून का मजाक उड़ाते हैं, तो लोगों को समझना चाहिए इस बात को, है ना। और हमें भी, सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे तगड़े कानून बनाए जाए तो लोगों को, लोगों की जीवन की जो व्यवस्था बनी हुई है, अपराध कर रहे हैं उनको रोके और व्यवस्था को मजबूत बनाए। ठीक है, अगली बात करें बाजार नियंत्रण प्रणाली। बच्चे बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों डेवलप की? सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बच्चों के बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों डेवलप की? क्योंकि उसके पास एक विशाल सेना थी बच्चों। क्या थी? विशाल सेना। और इतनी बड़ी सेना को अगर वो साधारण वेतन देता रहता तो 5-6 साल में उसका समस्त राजकोषीय खजाना खाली हो जाता। तो बताइए वो सेना को कम वेतन में ही उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे? जैसे आज वर्तमान में हम कैंटीन व्यवस्था देखते हैं। आज हमारी जो सेना है उसके पास कैंटीन व्यवस्था होती है, उन्हें अलग मूल्य पर, अलग दाम पर, अलग मूल्य पर दैनिक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वैसी ही व्यवस्था भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने कर रखी थी कि जो सेना है, उस सेना को वो कम वेतन में भी बाजार पर नियंत्रण रख के क्या कर सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्योंकि अगर भाई साहब कम वेतन दिया और बाजार में महंगाई है, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित नहीं है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो सैनिक क्या करेंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। और असंतुष्ट सैनिक कभी भी किसी भी राजा के लिए पूर्णतः समर्पण के साथ काम नहीं करेगा। बोले उसका दिमाग कहाँ रखा रहेगा? घर में रखा रहेगा। उसका दिमाग कहाँ रहेगा? देखो यार महंगाई बढ़ रही है, इसमें रखा रहेगा, मेरी वेतन में वृद्धि होना चाहिए। बोलो तो वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इसलिए उसने समस्त बाजार पर क्या किया? नियंत्रण किया, ताकि वो अपनी सैनिक आवश्यकताओं से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके, साम्राज्य विस्तार की नीति को पूरा कर सके। दूसरी तरफ वो क्या क्या उद्देश्य लेकर चल रहा था? मुख्य उद्देश्य तो उसका सैनिक आवश्यकता ही थी, जो इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। दूसरी में मुद्रास्फीति, इससे बाजार में क्या आएगा? बाजार में महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगली कल काला बाजारी, कई लोग क्या करते हैं, काला बाजारी कर लेते हैं। काला बाजारी मतलब कई वस्तुओं को वो अपने घर में, अपने पास क्या करते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं। जब देखते हैं कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर वो बेचना चालू करते हैं। अगर हर कोई व्यक्ति यही करेगा तो इससे तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, वस्तुएं हमें बाजार में दिखेंगी ही नहीं। बोलो वस्तुएं कहाँ दिखेंगी? सब लोग अगर इकट्ठा इकट्ठा करके रख लिए वस्तुओं को तो बोलो, और महंगाई बढ़ जाएगी, फिर वो धीरे धीरे महंगी महंगी करके बेचेंगे। इसे कहते हैं काला बाजारी, है ना। दूसरी तरफ इससे लोक कल्याण में वृद्धि होगी, मतलब जनता का विश्वास, जनता को एक दयनीय कीमत पर, एक ऐसी कीमत पर जिस कीमत पर वो वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उनके नियंत्रण में रहेंगी वस्तुएं तो जनता भी खुश। तो बताइए प्रक्रिया क्या की है? सबसे पहले मूल्यों का निर्धारण किया इसने। जितने भी भाई साहब जितनी भी वस्तुएं थी उन सबका, सामग्री का, चाहे वो हम खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न सामग्री का, चाहे हम कुछ उपकरणों की बात करें जो दैनिक बर्तन वगैरह की, या हम वस्त्रों की बात करें, है ना, या हम दासों की बात करें, पशुओं की बात करें, उन सब के मूल्य निर्धारित की एक लिस्ट बनाई इसने। एक लिस्ट बनाई बच्चों, एक ऐसी सूची बनाई इसने, लिस्ट बनाई, और एक तरफ लिखी रहती थी 1 2 3 4 5 6, और एक तरफ पशु मतलब वस्तु लिखी रहती थी, और उसका इधर रेट लिखा रहता था, है ना, कि ये वस्तुएं हैं और ये रेट है, इसकी ये रेट है बाकायदा। और भाई साहब सूची लेकर सब जगह चिपकी जाती थी, सूची दीवारों पर लगा दी जाती थी कि इससे अगर इस वस्तु की, इस कीमत से अगर ज्यादा वस्तु की कीमत वसूली गई तो उसके बाद उसके साथ वो खतरनाक कार्रवाई की जाती थी। अगली बात करें, अलग अलग बाजार बनाए इसने, बाजार मिक्स ना हो इसलिए अलग अलग बाजार बनाए कि भैया ये वस्त्रों का बाजार अलग है, ये अनाज का बाजार अलग है, ये दासों का बाजार अलग है, पशु पक्षियों का बाजार अलग है, ताकि मिक्सअप ना हो। जो लिस्ट बनाई है वस्तुओं की वो मिक्सअप ना हो, नहीं तो मिक्सअप होगा तो कैसे तय होगा कि भाई किस वस्तु की क्या कीमत थी, कौन कहाँ चीजों को बेच। आज भी हम देखते हैं अनाज मंडी अलग होती है, आज वस्त्रों का बाजार अलग होता है, सब्जी मंडी अलग होती है, बोलो आज भी हो रहा है ऐसा, है ना। तो कहीं ना कहीं
ये जो आधारशिला इसने तैयार की वो आज हमें प्रेरणा दे रही है। अनाज गल्ला मंडी कहते थे, यहाँ एक अधिकारी कार्यालय बना दिए, सहनाई मंडी कार्यालय बना दिए। वो क्या करता था, अनाज में, आज भी अनाज में आप मंडियां हैं, समितियां हैं कि किस प्रकार का अनाज आ रहा है, उसकी कीमत क्या है, बाकायदा आज भी अनाज समितियां, कृषि समितियां क्या करती हैं, इनकी इनका कृषि समितियों के कार्यालय होते हो, है ना। आज ई नाम चलाया जा रहा है, मतलब पूरी कृषि समिति, कृषि जितनी भी मंडियां उनको आपस में इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर जोड़ने का प्रयास करें, ताकि किसान को पता चले कहाँ पर किस अनाज की कितनी कीमत चल रही है और वो बेचने के लिए स्वतंत्र हो, उसे जानकारी हो। बोलो, तो इसने भी अनाज की अलग मंडी बनाई। वस्त्रों की सराय दल कहते थे वस्त्रों के बाजार को, है ना, सराय दल, है ना। यहाँ राय पर बना नामक अधिकारी की नियुक्ति की ताकि वो परमिट जारी करता था। पहले आपको परमिट, आज भी परमिट लेना पड़ता है भाई, दुकान खोलने के लिए आज भी नगर निगम वगैरह से परमिट लेना पड़ता है। अगला, पशु पक्षियों का अलग बाजार था, दासों का अलग बाजार था और पृथक विभाग बनाया। इसने एक अलग से क्या बनाया, विभाग बनाया, ताकि वो पूरी बाजार नियंत्रण प्रणाली को क्या कर सके, देख रेख सके। जैसे कि यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था के लिए एक अलग से विभाग बनाया था, भू राजस्व के लिए, टैक्सेशन के लिए, कि भाई कोई भी बकाया, वैसे इसने यहाँ पर भी दीवान गया अलग से क्या बनाया, विभाग बनाया। इससे क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा बच्चों, जनता का विश्वास, सैनिक संतुष्ट और कालाबाजारी में कमी आई। जनता भी खुश, सैनिक भी खुश और कालाबाजारी भी खत्म। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बाजार में भी धन के संकेंद्रण को उसने रोका। यहाँ पे भी धन का, उसको सबसे बड़ा डर इसी बात का था कि कोई बाजार में या कोई मध्यस्थ या कोई राजा के नीचे काम करने वाला कोई छोटा मोटा सैनिक, सेना में भी उसने कालाबाजारी रोकी, दाग और हुलिया, कोई भी किसी भी स्तर पर धन का संकेतन न कर ले, क्योंकि उसने धन के बल पर ही अपनी सत्ता प्राप्त की थी। तो इसी क्रम में उसने क्या किए, अपने भू राजस्व सुधार किए और उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को डेवलप किया। और इन्हीं प्रणालियों का हमें जो अध्ययन है, ज्ञान है, वो जानकारी मिलती है अमीर खुसरो और बर्नी द्वारा लिखे गए पुस्तकों से, है ना। अगली क्लास में फिर आपको ऐसी वीडियो लाकर हम प्रेरित करते रहेंगे और ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि गुणवत्तायुक्त वीडियो आपके लिए, आप कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफलता के लिए दिन प्रतिदिन निरंतर छोटे नहीं, छोटे 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 प्रयास भी करते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।